हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बोंजोर्नो। क्या हाल है आप सबके? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, मैंने उस दिन पहला भी व्लॉग बनाया था, तो एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने बोला था कि भाई आप इटली कैसे आए हैं। तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं इटली कैसे आया हूँ। तो अभी मैं आपको सारी डिटेल, रास्ते में जो कुछ हुआ, सारा कुछ तफसील और आराम से बताऊंगा। और उस वक्त उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इटली के मेन मशहूर जो है ना कैपिटल सिटी है ना, रोमा भी इसको बोलते हैं, और रोम इसका जो है ना नाम सीधा है। मैं उधर मौजूद हूँ। तो आप सब देख सकते हैं उधर का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पीछे पहाड़ियाँ हैं, और भाई मौसम आज बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड है। तो ठंड में भी आपका भाई आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा है। तो चले, आपको अपनी स्टोरी बताने से पहले मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा इधर का मौसम और इधर की पहाड़ियाँ। ये देखें भाई लोग, तो भाई माशाल्लाह ये ऊपर से जो बादल है ना वो साथ लगे हुए हैं पहाड़ी के। इतनी ऊंची पहाड़ी है, वैसे भी सर्दी पड़ रही है, और एक दो दिन बाद इधर इधर स्नोफॉलिंग होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको नज़र आ रही हैं वो देखें। तो ये यार तकरीबन जो इटली है ना, सारा तकरीबन टोटल ऐसे ही है, यानी कि पहाड़ियों पे ही बना हुआ है, आप कह सकते हैं कि क्योंकि इधर जो रास्ते हैं ऊपर नीचे, ये सारा इसका माहौल ऐसा ही है। वैसे है बहुत खूबसूरत, आप सबको भी यहाँ आना चाहिए। तो अपना कैमरा सेट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस। तो यार मैं भी कोई वीज़े पे या कोई जहाज़ पे बैठ के नहीं आया हूँ, मैं डंकी पे आया हूँ। टोटल रास्ते पाकिस्तान से लेके इटली तक का सफ़र जो है ना, मैंने तकरीबन 10-11 मुल्क बनते हैं। मैंने ये जो सारा सफ़र है ना टोटल पैदल पैदल चल के पार किया है। तो है तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता, किसी को ऐसे रास्ते पे आना तो नहीं चाहिए। बाकी क्या करें, मजबूरियाँ इसलिए हैं कि हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है, और कुछ भी ऐसा कोई नहीं है कि हम अपना वहाँ पे फ्यूचर प्लान कर सकें। तो इस वजह से मजबूरी से निकलना पड़ा भाई, नहीं तो किसका दिल करता है अपना मुल्क छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़ना, अपने घर बार दोस्त सब को छोड़ के इधर आना, इधर आके इलीगल तरीके से आना, रास्ते में मार खाते हुए आना। तो यार मैं स्टोरी तो बहुत लंबी है, तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि आपने पहले वीडियो तो बहुत ज़्यादा लोगों की देखी होगी जो पाकिस्तान से तुर्की तक आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को तुर्की से आगे का सफ़र बताऊँगा कि जो मैंने इटली तक का तय किया। मैं यार यूनान में पहले जब मैं ना तुर्की में काम करता था, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई यूनान में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप उधर जाओ, आपको ये काम आता है तो आप उधर जाओ, उधर जाके आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वही लालच, इंसान हूँ, तो लालच आ गई दिमाग में, तो उस लालच ने बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि पहले भी तुर्की में आया था इलीगल, और उसके बाद यूनान में मैं जब आया हूँ तो मुझे लोगों ने बोला था टेंशन नहीं है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, ये है वैसे है। एजेंटों ने मुझे ख्वाब दिखाए हैं, आपको उधर पेपर मिलेंगे, आपको उधर अच्छा काम मिलेगा, रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जब यूनान में आया हूँ तो यार यूनान में शहर में रहने के लिए हमारी जगह नहीं है। इलीगल जो भी शहर में रहेगा भाई पकड़ा जाएगा, तो डिपोर्ट, 18 महीने सज़ा काटने के बाद फिर वो हुकूमत फ़ैसला करेगी कि इस बंदे को इधर रखने देना है या डिपोर्ट करना है। ज़्यादातर जो है ना 70% जो चांस होता है वो डिपोर्ट का होता है। वैसे भी 18 महीने कौन उधर काटे, तो इस वजह से लोग जो है ना ज़्यादा वो डिपोर्ट का लिखवा के पाकिस्तान अपने मुल्क चले जाते हैं। जो अपना कर्जा लेके आए होते हैं डंकी पे एजेंटों को दे के, वो भी भाई उतार नहीं सकते और ज़्यादा कर्जे ही हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी मेरा यही मशवरा है कि भाई डंकी जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है, ना लगाएं। उसके बाद भाई यूनान में 4 महीने रहा हूँ, लेकिन मैं उधर काम करता हूँ खेती बाड़ी का, जो मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं किया था। जो लोग मुझे जानते हैं या देख रहे हैं उनको तो पता, पाकिस्तान में मैंने ये खेती बाड़ी का काम नहीं किया था।
तो भाई यूनान में आके खेती बाड़ी का काम करना पड़ा, और उसमें से भी, हाँ, उसमें भी एक अच्छा पॉइंट ये है कि ठेकेदार उधर हमें मिल जाते हैं। एजेंटों से मार खा के हम इधर आए यूनान में, तो आगे हमें मिल जाते हैं ठेकेदार, जो भाई हमें काम पे लेके जाते हैं। हमें ज़ुबान नहीं आती, काम करवाते हैं हमसे। आप ऊपर खड़े होकर सिर्फ देखते हैं, ध्यान रखते हैं फोरमैनी, क्योंकि ठेकेदार वो काम खुद तो नहीं करता। तो वो भी हमें तकरीबन 20 यूरो उधर एक दिन के लिए मिलते थे, एक दिहाड़ी कहते हैं जिसको, 20 यूरो मिलते थे दिहाड़ी के। तो उसमें से भी वो भाई 2-3 यूरो अपने काट लेते थे कि हम लोग आपको लेके गए हैं, ये 17 यूरो हमें मिलते थे, 3 यूरो उनके काट के लेके गए हैं दिहाड़ी पे। और उसके बाद आप जिस गाड़ी में ले गए उसका फ्यूल का ख़र्चा जो है ना 3 यूरो। और उसके बाद भाई उनके घर रहना है, तो उनके घर में, घर भी क्या, एक बड़ा सा घर जिधर कोई गुसल खाना भी नहीं है, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो डेरा जिसे बोलते हैं पाकिस्तान, डेरे की तरह था। 34-35 लड़के रहते थे। नहाने के लिए भाई टाइम लगता था। खेती बाड़ी का काम ऐसा है, धूल मिट्टी आपको पता है, फिर ऐसे सोया नहीं जाता गंदी हालत में ना, तो उधर लाइनों में खड़े होकर नहाना पड़ता है। फिर बाद में जिसकी बारी होती है रोटी पकाने वालों की, ओ हो अस्तगफुरुल्लाह, 2-2 बंदे मिलकर रोटी बनाते हैं, तो भाई 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। 34-35 बंदों का खाना बनाना, रोटियां, समझ रही हो ना। तो 2-2 3-3 बंदे मिलकर बनाते, तो 3-4 घंटे तो ऐसे जो है ना चले जाते थे। लेकिन यही बताना चाहता हूँ कि रेस्ट का टाइम नहीं है उधर, यानी कि 8 घंटे अगर आप ड्यूटी करके आते हैं बाहर, तो 4 घंटे आपने हांडी रोटी करनी है। कितने के 12 घंटे। और 12 घंटे के बाद भाई उसमें से अल्लाह आपका भला करे 2-3 घंटे सफ़र में निकल जाते थे, क्योंकि काम के लिए हम जाते थे दूर दूर। ठेकेदार हमें दूर दूर काम पे लेके जाता था, क्योंकि दिहाड़ी वाला काम ही ऐसा, कभी उस उधर मिल गया, कभी उधर मिल गया, रोज़ तो एक जगह पे मिल नहीं सकता ना। तो भाई आपके भाई ने बोला कि ये फ्यूचर जो है ना इधर सही नहीं है, या तो पीछे डिपोर्ट हो जाओ, तो या कुछ करो। तो उधर भी उधर मेरे दोस्त से, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, अगर यार आप इटली चले जाओ ना तो आपका कुछ बन सकता है। मैंने बोला यही ना इटली जाके भी ऐसा ही हो। फिर हम लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। यूट्यूब सोशल ऐप आपको पता है, इस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। पहले यूनान से पहले तो ये याद नहीं आया था यार कोई यूट्यूब की तरफ से हेल्प ले लें। बाकी फिर ऐसा ऐसा जो कहते हैं ना इंसान को सबक मिलता है, वो सबक सीखते सीखते ना ऐसा कि फिर इंसान खुद ही मैच्योर हो जाता है। तो भाइयों यूनान से हमने पैसे इकट्ठे किए, एजेंट किया कि भाई हमें ले जाओ, हमने इटली जाना है। इटली जाने के लिए भाई इतना बड़ा जो है ना उन्होंने मुंह खोल के पैसे मांगे हैं। तो क्या करें, घर से कुछ कर्जा उठाया और कुछ खुद मेहनत की, वो कमाई की। 3-4 साल उधर रहा यूनान में जलील होने के बाद, हमने पैसे जमा करने के बाद हमने एजेंट करके निकले, हम चल पड़े इटली की तरफ। और इटली जाने के लिए भी भाई इटली ऐसे नहीं है कि आपने इटली का सोचा, बैग पकड़ा, तैयारी की और ये बॉर्डर पार करके इटली, नहीं, वो उसके आगे इतने मुल्क हैं। उसके इटली यूनान छोड़ने के लिए ना उधर बहुत मुशक्क़त है, उधर पैसे देने पड़ते हैं यूनान छोड़ने के लिए एजेंटों को, टैक्सी के, कभी पीछे बैठ के जाना, कभी लेट के जाना, कभी इधर, कभी ये वो, छुप के बॉर्डर तक आते हैं। तो बॉर्डर पर आगे आके एक और नया ख़तरा शुरू हो जाता है जी। मकदोनिया जो एक मुल्क है यूनान से आगे, हम मकदोनिया आए हैं। तो भाई 3-4 दिन मकदोनिया चलने के बाद एजेंट ने हमें पहले बोला था आपको टैक्सी वाली गेम करवाएंगे, लेकिन नहीं, 3-4 दिन मुसलसल चलने के बाद फिर हमें टैक्सी मिली है। और उस टैक्सी की बदौलत हमने मकदोनिया कर लिया इलीगल पार। हम आ गए थे सर्बिया। सर्बिया में हमें मिलता है स्टे, सर्बिया में स्टे मिलता है हमें। तो भाई उधर भी बहुत मुश्किल है, सर्बिया में भी। ये हमारे कुछ लोग अपने ऐसे हैं, पाकिस्तानी हैं, कुछ और भी हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के हैं, कुछ ज़्यादा पाकिस्तान के भी हैं। ये नहीं कि ये टोटल हमारे जो भी है ना कंट्रियों के, ये सारे उधर हैं। उधर भी एजेंट बहुत ज़्यादा है।
तो उधर भाई लूटने लटाने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। आप डेंकी पे नहीं आ रहे हो, वो जो आगे पुराने बैठे होते हैं क्योंकि उनके पास स्टे होता है, वो जो गवर्नमेंट है ना सर्बिया की, वो हमें स्टे देती है कि आप इधर रह सकते हो। कैंप बने हुए हैं यूएनए की तरफ से, तो कैंप में हमें रहाइश मिल जाती है, स्टे करो जितने दिन मर्ज़ी रहो, रोटी कपड़े हर चीज़ देते हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं। तो भाई सर्बिया में तो हम काम तो नहीं है, सर्बिया में कोई भी काम नहीं है, वो ना वो खेती बाड़ी का, ना वो शहर में किसी किस्म का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्यूजी कैंप है जो आपको आर्जी तौर पे बना देंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है ये हमारे मुल्क में नहीं रहेंगे, ये मुल्क छोड़ जाएंगे। तो उसके बाद भाई एजेंट के साथ हमने रब्ता किया कि भाई हमें आगे लेके जाओ। उसने बोला सही है, तैयारी कर लो, अब आपको लेके जाएंगे बोस्निया। बोस्निया की तरफ जाने के लिए हमें एक जो है ना उसका बॉर्डर है सर्बिया और बोस्निया, इन दोनों के दरमियान एक नहर जो बहुत ही बड़ी है भाई, अल्लाह माफ़ करे, तोबा 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 भाई, उसका जो पानी की रफ्तार है ना, अगर बंदा थोड़ा सा भी ऐसे हो गया ना, डगमगा गया, तो भाई बंदा गया हमेशा हमेशा के लिए। और वो उधर लाश भी नहीं मिलती, अगर मिल भी जाए तो उसकी शनाख्त नहीं होती क्योंकि इलीगल है। तो यार मैं क्या कहूँ, तो वो उसको जिस कंट्री का भी होगा उस मुल्क में वो नहीं भिजवा सकते। अब ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो उधर उस लाश के साथ क्या करते हैं। बाकी मुसलमान लोग हैं, वो भी उधर मुसलमान भी हैं, तो क्या पता वो अपना कोई जो भी कल्चर है दफनाते होंगे या जो भी करते होंगे, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद भाई वो नहर क्रॉस करने के लिए हम लोग गए थे एक छोटी सारी बोट पे, उस पर 10-12 बंदे बिठा के उसने नहर पार करवाने के लिए हमें लेके गया। अल्लाह अल्लाह करते भाई नहर तो पार कर ली हम लोगों ने। तो आगे आ गया बोस्निया। बोस्निया में भाई हम क्योंकि उधर भी हमारा स्टे है, डिपोर्ट नहीं करते वो भी ना, यूएनए के कैंप बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये यूरोप लोगों के बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसे खैरात बोलते हैं, वो खैरात देते हैं इन कंट्रियों को कि आपके पास जो भी रिफ्यूजी आएंगे ये उनको आपने खाना खिलाना है, खैरात ही बोल सकते हैं हम, रिफ्यूजी जो है। तो यूएनए के भी कैंप है वैसे, यूनाइटेड नेशनल अथॉरिटी, जो कि बंदों का ज़िम्मा लेती है कि बंदा कोई भी रिफ्यूजी किसी भी मुल्क में हो तो उसको पनाह दे, उसका ख़र्चा उठाए। तो यूएनए का आप सबको पता ही होगा। तो भाई हम लोग आ गए बोस्निया। बोस्निया हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा दोस्त से उन्होंने बोला आप इधर से सीधा आगे गेम करना चाहते हैं या रेस्ट करना चाहते हैं। भाई उधर भी 2-3 दिन चले हैं, चल के हम लोग पागल हो गए थे। तो इस वजह से ना हमने बोला भाई हम 2-3 दिन रेस्ट करेंगे। उधर भी हम कैंप में गए हैं, हमें कैंप में जगह मिल गई है, स्टे मिल गया है, कैंप में रहने की इजाज़त मिल गई है, रोटी मिल गई है, खाना शाना बेड हर चीज़ मिली है। तो थोड़ी सी थकावट जो है ना दूर हुई है। 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद हमने बोला भाई इधर काम तो नहीं है, लेकिन हमने आगे इटली ही जाना है। अभी बोस्निया के आगे जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना वो है क्रोएशिया। उधर स्टे नहीं है, उधर जब भी पकड़े जाओ तो वो भाई मारते हैं, वो नहीं देखते, जानवरों की तरह मारते हैं, जुल्म करते हैं। भाई मैंने भी मार खाई है, तो मेरी वीडियो टिकटॉक पे है, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मार के ना ये जो पाँव के साथ होता है ना गिट्टा, जिसे बोलते हैं गिट्टा बोलते हैं, ये हड्डी जो थोड़ी सी राइट साइड पे बाहर निकली होती है, इधर इसको मार कर उन्होंने तोड़ दिया था। इतनी बुरी हालत हो गई थी, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया वापस 3-4 दिन चलने के बाद, क्रोएशिया बोस्निया बॉर्डर पार करने के बाद। भाई वापस आए हूँ 20-25 दिन नहीं बल्कि 1.5 महीना मैंने कैंप में रहा, पट्टी शट्टी की है। जब वो थोड़ा सा सही हुआ उसके बाद फिर दोबारा मैं निकल गया डेंगी पे ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इटली जाना ही जाना है। इटली अगर नहीं जाना तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। आपका भाई ने बिल संभाला,
तो पट्टी शट्टी 2-4 पट्टियाँ बैग में डाली और बांध ली और चल पड़े। फिर भाई चले थे। फिर हमने 6 दिन का सफ़र तय किया। 6 दिन मुसलसल चलने के बाद फिर हम पकड़े गए। और मार तो पहले ही पड़ी हुई थी, पट्टियाँ शट्टियाँ लगी हुई थी। तो वो जो फ़ौजी थे ना, वो वाले अच्छे फ़ौजी थे। तो उन्होंने इतना तो नहीं मारा, लेकिन मारा है। इतना तो नहीं मारा, मोबाइल, कपड़े, हर चीज़ छीन ली है। हत्ता के वो जो बूट है ना, वो भी उतरवा लेते हैं। वो बूट उतरवा के छोड़ देते हैं बॉर्डर पे, बोस्निया के बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। भाग जाओ, अब इधर वापस नहीं आना, नहीं तो बहुत मारेंगे। भाई पाँव पहले से ज़ख्मी था, उसके बाद हक के बूट उतरवा लिए हैं। 6 दिन चल चल के पहले बुरी हालत हुई थी, तो नंगे पाँव अब चलना, वापस चलना, फिर बहुत मुश्किल से एक दिन, तकरीबन 1-2 दिन ज़ाया होते हैं वापस कैंप तक जाने के लिए, क्योंकि कैंप तक ले जाने के लिए आपको कोई चीज़ नहीं आती। तो भाई ऐसे चलते चलते रास्ते में जलील होते। उधर बोस्निया के लोग अच्छे हैं, जब अगर घर आ जाएं तो वो लोग आपको पहनने के लिए चप्पलें वगैरह या कोई जैकेट वगैरह दे देते हैं, खाने के लिए कुछ दे देते हैं, वो मदद करते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क ने किसी दौर में उनके साथ जो है ना बहुत अच्छा बर्ताव किया था। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, ये भी आपको बाद में बताएंगे। तो भाई लोग फिर दिल अपना थामा, फिर कोई 10-12 दिन रेस्ट की, उसके बाद फिर हमने निकलने का सोचा और हम निकले। हमने भाई क्रोशिया तो पार कर लिया और उससे आगे था स्लोवेनिया। एक खतरा गया और दूसरा खतरा शुरू। वो जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इधर भाई खजूर से गिरा और टांग टूट गई है। अभी खजूर से भी नीचे गिरना है। स्लोवेनिया आए। स्लोवेनिया भाई हमने 2 दिन हमें पता है स्लोवेनिया में हमने कैसे गुजारे हैं, भाग भाग के। क्योंकि अगर पता था इधर से डिपोर्ट हुए तो क्रोशिया को ये देंगे, क्रोशिया वाले हमें मार के बोस्निया छोड़ेंगे और फिर वापस आने के लिए हमारे पास जो हिम्मत है वो नहीं बचेगी। तो इसी वजह से 2 दिन हमने भागना शुरू किया। जितना दम था, दम लगाने के बाद भागना शुरू किया। भाग के 2 दिन में हमने स्लोवेनिया ख़त्म कर लिया। स्लोवेनिया ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए इटली। वो यार मैं आपको बता नहीं सकता उस वक़्त जो हमारे चेहरे पे खुशी, जो दर्द, हर चीज़ भूल गई थी। सिर्फ एक ही चेहरे पे जो ना वो जज्बात, जो कहते हैं उसको, खुशी का जज्बात थे। और जो है ना वो दुख थे, जो पैसे थे, एजेंटों ने जो जलील किया, जो मारे पड़ी, जो पैदल चले, वो सब भूल गए हम। तो वही खुशी की इंतहा हो गई। तो इधर आए हैं, तो इधर आके हमें पता चला जी इधर जो है ना अजील इसको बोलते हैं, स्टे को ना अजील बोलते हैं। अजील बंद है। पहले तो हम बहुत खुश थे, फिर उसके बाद उन्होंने बोला अजील बंद है। फिर हमारे चेहरों पे वही जो है ना और ज़्यादा गुस्सा, यार अजील बंद है तो अब हम लोग किधर जाएंगे। तो भाई जाने का क्या सोचना, हमने बोला जो करना इधर ही करना। फिर ना उधर ना एक अच्छा जो इटालियन हमें मिला, उसने बोला अजील होती है लेकिन एक दिन में सिर्फ 30 बंदों की, वो भी आप थाने के सामने जाओ। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत आ गई हमारे अंदर। तो उधर पार्क में ऐसे ही एक पार्क बना हुआ है, जैसे ये मेरे पास नीचे है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पार्क में भाई लोग आते हैं, खाना लेके आते हैं रिफ्यूजियों के लिए। और उधर कैंप भी है, आप कैंप जा सकते हैं अगर आपकी अजील हुई हो तो, नहीं तो अदरवाइज़ आप कैंप नहीं जा सकते। तो भाई ये सारा कुछ अजील हम लोगों ने करवा ली फाइनल। दिन को हम पहुंचे थे ना, सुबह जब हम इटली आए थे, दिन को हम पहुंचे हैं तकरीबन दिन में मेरा ख्याल है हम 10-12 बजे पहुंचे हैं। और हमने शाम को 4-5 बजे हम कस्तूरे के सामने गए हैं अजील के लिए। और अगले दिन सारी रात, क्योंकि उधर बहुत लंबी लाइनें थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें थी लोगों की अजील करवाने के लिए, जो हमसे पहले आए थे, बाद में आए थे, आई डोंट नो।
हम भी जाके लाइनों में लग गए। तो शुक्र है 29 लोगों में हमारा भी नंबर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी अज़ील हो गई। अज़ील होने के बाद हमें कैंप मिला। इटली में कैंप बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो जो पीछे वाले कैंप थे वो तो आर्जी तौर पे थे ना, क्योंकि उनको पता था ये चले जाएंगे। और इटली में कैंप इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनको पता है ये लोग इधर ही रहेंगे, जब तक हम इनको पेपर नहीं देंगे ये इधर से नहीं जाएंगे। तो फाइनली हमें अज़ील हमारी हो गई, कैंप मिल गया। अपने कैंप में गए, आराम किया। तो घर वालों से बात की, घर से फिर दोबारा पैसे मंगवाए, मोबाइल लिया। फिर हमने जनाब एंजॉय चिल मस्ती। और अभी मुझे इटली में हो गए हैं माशाल्लाह 1 साल हो गया। तो अभी मेरे पास इधर के डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट में जो नाम आता है सिजोर उसको बोलते हैं। पाकिस्तान में आप समझ लें आपका बे फार्म। मेरा इधर का बर्थ सर्टिफिकेट भी बन गया और बे फार्म भी बन गया, मेडिकल कार्ड भी बन गया। और रेजिडेंस एक होता है, रेजिडेंसी होती है कि आप जिधर रहते हैं, रेजिडेंस भी बन गया। और मेरे पास सिजोर है जो मुझे पूरे यूरोप में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे जाने की इजाज़त देती है। यूरोप के अलावा मैं और कहीं नहीं जा सकता। वो सिजोर जो है ना सिर्फ यूरोप के लिए वैलिड है। और वो मेरे पास है 6 महीने की सिजोर है। जब 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती है तो मेरे प्रोजेक्ट वाले वो उसे रिन्यू करवा देते हैं। तो भाई साहब अभी मेरा इंटरव्यू उन्होंने दिया है, मुझे डेट दी है। तो इंटरव्यू में बल्कि दे के आया हूँ। तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा है तुम कौन हो, किधर से आए हो, कैसे आए हो, क्या करते थे पहले, अपना मुल्क क्यों छोड़ा है। ये इस चीज़ का उन्होंने ना हमसे इंटरव्यू लिया है। तो अभी मैं उन सबको जो भी अपनी स्टोरी थी वो बता के आया हूँ। अभी मेरे पेपरों का जवाब नहीं आया। पेपरों का मतलब है सिजोर तो मेरे पास है, वही सिजोर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पे तब्दील हो के आएगी जिसको हम बोलते हैं आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड, अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में शनाख्ती कार्ड। और उस शनाख्ती कार्ड के लिए मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। अब देखते हैं वो मुझे कब और कैसे मिलता है, कैसे क्या देंगे। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन है इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वजह से आपको कहते हैं बाय। और हाँ एक बात और, मुझे जो कैंप वालों की तरफ से मुझे जो घर मिला हुआ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जिधर मैं रह रहा हूँ इधर ना कोई मैं किराया देता हूँ, ना कोई बिजली का बिल, ना कोई खाने का, हर चीज़ मुझे वो पे करती हैं। उन्होंने मुझे घर दिया हुआ है। हम इधर से 6-7 लोग रहते हैं। नंबर 1 घर दिया हुआ है, 6-7 लोग रहते हैं। नंबर 2 हमें खाना भी वो ही देते हैं और खाना वो हलाल अपनी मर्ज़ी से। इधर अफ़गानी की दुकान है उधर से जाके लेके आते हैं, पाकिस्तानी की दुकान है उधर से जाके लेके आते हैं, जिधर से हमें पसंद है वो लेके आते हैं। हर हफ्ते एक बंदे को 35 से 40 यूरो का खाना मिलता है। और हर महीने 75 यूरो वो जो है ना आपकी पॉकेट मनी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अपने मोबाइल में चार्जर के लिए वो रिका यार बैलेंस के लिए 10 यूरो का वैसे बैलेंस होता है, बाकी 65 आपके बचते ही हैं। और खाना वगैरह या घूमने के लिए। और इधर स्कूल भी देते हैं, आप स्कूल जाओ, लैंग्वेज सीखो, आगे आपकी मर्ज़ी है आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको दूंगा। और ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं। और यार लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि मैं आगे जो है ना वीडियो बनाने वाला बनूं, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मेरी करे ना, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। सही है ना। तो ये अब तक का हमारा सफ़र था और हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।